नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एवं खास वीडियो में। सोचिए अगर हर महीने की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाकर आप एक दिन इतना बड़ा फंड बना ले कि आपको कभी किसी से पैसे उधार लेने की जरूरत ना पड़े। सोचिए अगर अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपके पास पहले से इतना पैसा हो कि इलाज तुरंत हो जाए बिना किसी चिंता के। अब सोचिए अगर रिटायरमेंट के बाद भी आपकी इनकम आती रहे, जबकि आप किसी समुद्र तट पर चाय की चुस्कियां लेते हुए बैठे हों। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग जीवन भर कमाते हैं, फिर भी पैसों की तंगी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैसे कमाना तो सीखते हैं, लेकिन पैसे को संभालना और बढ़ाना नहीं। स्कूल और कॉलेज हमें मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री तो सिखाते हैं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस नहीं। इसीलिए जिंदगी भर हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं। पैसा हमारे पीछे नहीं आता। आइए अब एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनिए। योगेश एक मिडिल क्लास फैमिली से था। हर महीने की सैलरी आती है, कभी घर का किराया, कभी बच्चों की फीस, कभी मोबाइल की ईएमआई। वह सोचता था जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा। उसी ऑफिस में काम करता था साजिद, उसी उम्र का, वही सैलरी, लेकिन वह हर महीने 2000 रुपए म्यूचुअल फंड सिप में लगाता था। धीरे धीरे उसने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया, टर्म प्लान भी। 10 साल बाद जब योगेश अब भी कर्ज में डूबा हुआ था, वहीं साजिद के पास एक मोटा फंड था, इमरजेंसी के लिए, रिटायरमेंट के लिए और एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए। योगेश को तब समझ आया पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से इस्तेमाल करना। इस किताब द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टिंग में हम आपको सिर्फ पैसे की टेक्निकल बातें नहीं बताएंगे, बल्कि सोच बदलने वाले उस नजरिए से रूबरू कराएंगे जिससे आम इंसान भी असाधारण फाइनेंशियल लाइफ जी सकता है। क्या आप तैयार हैं पैसा कमाने से आगे बढ़कर पैसे को अपना सेवक बनाने के लिए? अध्याय 1, पैसे की मानसिकता बदलो। पैसा केवल एक माध्यम नहीं है जिससे हम अपनी नीड्स पूरी करते हैं, बल्कि यह एक पावर है जो हमें लाइफ में ऑप्शंस चुनने की फ्रीडम देता है। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो आम तौर पर दो ही बातें हमारे माइंड में आती हैं, खर्च और बचत। लेकिन एक्चुअली में पैसा इससे कहीं अधिक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जिस नजरिए से हम पैसे को देखते हैं, उस थिंकिंग को बदलना ही हमारे फाइनेंशियल लाइफ का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अधिकतर लोग पैसों को लेकर या तो अफ्रेड होते हैं या केयरलेस। कुछ लोग इसे इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं कि उनकी पूरी लाइफ सिर्फ इसे कलेक्ट करने में ही निकल जाती है, जबकि कुछ इसे इतना इग्नोर कर देते हैं कि उन्हें कभी समझ ही नहीं आता कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी उनके लाइफ में कितनी बड़ी रुकावट बन रही है। पैसे को लेकर बैलेंस और मैच्योर थिंकिंग डेवलप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही सोच आगे चलकर डिसाइड करती है कि हम फाइनेंशियली कितने स्टेबल और इंडिपेंडेंट बन। धन के प्रति पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि हम ग्रीडी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम पैसे को अपनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का मीडियम समझें। जब हम पैसे को सही पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं तो हम उसे लेकर प्लानिंग करना शुरू करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसे थॉटफुली करते हैं। इससे हम अपने लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस, प्रेशर और इनसिक्योरिटी से बच सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा ईविल की रूट है या सिर्फ सेल्फिश लोग ही पैसे की बात करते हैं। यह थिंकिंग हमें पीछे खींचती है। सच तो यह है कि पैसा एक न्यूट्रल रिसोर्स है। यह ना अच्छा है ना बुरा। यह केवल एक टूल है और इस टूल का यूज कैसे करना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम पैसे के स्लेव नहीं रहते, बल्कि उसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। पैसा तब तक हमारा सपोर्ट नहीं बन सकता जब तक हम उसके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप नहीं बनाते।
इसके लिए जरूरी है कि हम अपने पुराने बिलीफ्स और हैबिट्स को रिव्यू करें। क्या हम पैसे को लेकर हमेशा एशियस रहते हैं? क्या हम मानते हैं कि हमें कभी भी इनफ पैसा नहीं मिलेगा? अगर हाँ, तो यही थॉट्स हमारी सबसे बड़ी ब्लॉकेज बन रही है। सोच को बदलकर ही हम अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को बदल सकते हैं, और जब बिहेवियर बदलता है तब रिजल्ट भी बदलते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम पैसे के बारे में डरना बंद करें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। जब हम समझते हैं कि पैसा हमारे कंट्रोल में हो सकता है और यह हमें फ्रीडम दे सकता है, तो हम उसका यूज भी ज्यादा स्मार्टली करते हैं। यही शिफ्ट हमारे पूरे इकोनॉमिक लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करता है और हमें एक ऐसे फ्यूचर की ओर ले जाता है जहां हम अपने डिसीजंस खुद ले सके, मजबूरी में नहीं। अध्याय 2 है बजट बनाना। हर व्यक्ति के लिए वित्तीय आजादी की दिशा में पहला ठोस कदम है बजट बनाना। जब तक आप यह नहीं जानते कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, तब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते। बजट केवल एक कागजी प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है जो आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को व्यवस्थित करता है। अगर आप हर महीने की इनकम और खर्च को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने ही पैसों को अनजाने में बर्बाद कर रहे हैं। हर महीने मिलने वाली आय को 3 भागों में बांटना एक बहुत ही प्रभावी तरीका है, जिसे 50-30-20 नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार इनमें रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें शामिल होती हैं, जिनके बिना जीवन चलाना कठिन होता है। यह हिस्सा जीवन की बुनियादी जरूरतों को कवर करता है और इसे प्रायोरिटी देना जरूरी है। इसके बाद आता है 30% हिस्सा, जिसे आप अपनी इच्छाओं और लाइफस्टाइल पर खर्च कर सकते हैं। यह वो खर्च होते हैं जो जरूरी तो नहीं होते, लेकिन आपके जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाए रखने के लिए जरूरी महसूस होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, हॉबीज, शॉपिंग आदि। यह हिस्सा आपको गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट की स्पेस देता है, लेकिन इस पर भी डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी होता है। अंत में सबसे अहम हिस्सा होता है 20% सेविंग्स और निवेश। यही वह हिस्सा है जो आपके भविष्य को सुरक्षित बनाता है। सेविंग्स इमरजेंसी में काम आती है और निवेश आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। यह पैसा ऐसा होता है जो आपके लिए काम करता है, ना कि आप उसके लिए। इस हिस्से को हर महीने सबसे पहले अलग करना चाहिए, ना कि अंत में जो बचे वो बचत में डालना। अगर आप इस आदत को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी वित्तीय स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। बजट बनाना कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसे समय समय पर रिव्यू करना और एडजस्ट करना जरूरी होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम और खर्च बदलते हैं, आपका बजट भी उसी के अनुसार इवॉल्व होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की मदद से आप आसानी से ट्रैकिंग कर सकते हैं, चाहे वह मोबाइल ऐप्स हों या सिंपल स्प्रेडशीट्स। अगर आपने एक बार अपनी इनकम और खर्च का क्लियर पिक्चर बना लिया, तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर हो जाते हैं। बजट आपको न केवल पैसों पर कंट्रोल देता है, बल्कि यह आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स की दिशा में एक एक्शनेबल रोड मैप भी प्रदान करता है। यह आदत छोटी लग सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है शॉर्ट टर्म कंफर्ट और लॉन्ग टर्म सक्सेस के बीच। अध्याय 3 है बचत करना। पैसा बचाना एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर उसे सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखकर छोड़ दिया जाए, तो वह धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा सेविंग्स में रखा जाए, उतनी ही सुरक्षा मिलती है, लेकिन यह सोच आधी सच्चाई पर आधारित होती है। सेविंग्स करना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह पर लगाना, ताकि वह समय के साथ बढ़ता भी रहे।
महंगाई यानी इन्फ्लेशन एक ऐसी सच्चाई है जो हर साल पैसे की परचेसिंग पावर को कम कर देती है। इसका मतलब यह है कि जो चीज आप आज एक कीमत पर खरीद सकते हैं, वही चीज कुछ साल बाद महंगी हो जाएगी। लेकिन आपका सेविंग अकाउंट उस रफ्तार से नहीं बढ़ता जिससे महंगाई बढ़ती है। बैंक सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है वह अक्सर महंगाई से कम होता है। नतीजा यह होता है कि आपका सेव किया हुआ पैसा असल में धीरे धीरे घट रहा होता है, भले ही दिखने में वह बढ़ रहा लगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स वाकई आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी बने तो आपको उन्हें स्मार्ट तरीके से मैनेज करना होगा। इसका मतलब है कि बचाए गए पैसों को सिर्फ जमा न करें, बल्कि उन्हें उन जगहों पर लगाएं जहां उनका ग्रोथ पोटेंशियल हो। सेविंग का उद्देश्य सिर्फ पैसा बचा कर रखना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पैसे को स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वह समय के साथ आपका साथ दे सके, ना कि बोझ बन जाए। बचत के साथ सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि जितना ज्यादा बचाया जाए उतना ही बेहतर। लेकिन असल में सिर्फ सेव करना काफी नहीं है। अगर पैसा एक्टिव नहीं है, यानी वह कहीं काम नहीं कर रहा, तो वह प्रैक्टिकली रुका हुआ है। और रुकाव एक ऐसी स्थिति है जो आर्थिक प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध बन सकती है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट इस स्थिति का सबसे प्रभावी समाधान है। जब आप अपने सेव किए हुए पैसों को सही प्लानिंग और रिसर्च के साथ निवेश करते हैं, तो वह पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। आप बिना मेहनत के अपने पैसों से पैसे बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सेविंग को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का सही बैलेंस बनाना ही समझदारी है। इसलिए अगर आप सिर्फ सेविंग अकाउंट पर निर्भर हैं, तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की दोबारा समीक्षा करें। आज के समय में केवल पैसा बचा लेना ही काफी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उस पैसे को उस दिशा में लगाया जाए जहां वह बढ़ सके और आपको एक मजबूत आर्थिक भविष्य प्रदान कर सके। यह सोच ही आपकी सेविंग को स्मार्ट सेविंग बनाती है, जो न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि प्रभावी भी। अध्याय 4 है निवेश की समझ, निवेश के साधन। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट केवल पैसे को कहीं लगाना नहीं है, बल्कि यह एक सोच है जो हमें लंबे समय तक फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी की ओर ले जाती है। बहुत से लोग निवेश को या तो जोखिम भरा मानते हैं या फिर इसे लेकर पूरी तरह मिथ में होते हैं। लेकिन अगर सही जानकारी और धैर्य के साथ निवेश किया जाए तो यह जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन सकता है। निवेश के कई साधन होते हैं और हर साधन का अपना एक खास नेचर होता है। सबसे पहला नाम आता है शेयर मार्केट का, जहां कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है। यह एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला माध्यम है जिसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, लेकिन लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देने की क्षमता भी होती है। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स, जो उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प होते हैं जो डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहते। इसमें प्रोफेशनल मैनेजर आपके पैसों को अलग अलग जगह पर निवेश करते हैं, जिससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। गोल्ड भी एक पारंपरिक लेकिन आज भी प्रभावशाली निवेश माध्यम है। यह महंगाई से लड़ने में मदद करता है और लंबे समय में अपनी वैल्यू बनाए रखता है। इसके अलावा रियल एस्टेट भी एक स्थिर निवेश विकल्प है, जिसमें निवेश करके लोग प्रॉपर्टी की वैल्यू ग्रोथ और रेंटल इनकम के जरिए लाभ कमा सकते हैं। हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा होता है और लिक्विडिटी कम होती है। सरकारी और सुरक्षित निवेश साधनों में पीपीएफ, एफडी और एनपीएस जैसे विकल्प आते हैं। यह कम जोखिम वाले होते हैं और सुरक्षित रिटर्न प्रदान करते हैं। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त होते हैं जो बहुत अधिक रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने पैसे को धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं। इन सभी साधनों में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ न कुछ रिस्क जुड़ा होता है।
कोई भी साधन पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं होता, लेकिन सही जानकारी और योजना के साथ जोखिम को कम किया जा सकता है। रिस्क और रिटर्न का हमेशा सीधा संबंध होता है। जहां ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है, वहां रिस्क भी अधिक होता है। इसीलिए निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, समय सीमा और जोखिम सहने की क्षमता का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। निवेश को हमेशा एक लंबी अवधि की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। असली ग्रोथ समय के साथ होती है, जब कंपाउंडिंग का प्रभाव दिखने लगता है। इसलिए धैर्य और अनुशासन निवेश की सबसे बड़ी कुंजियां हैं। निवेश केवल पैसे बढ़ाने का जरिया नहीं है, यह आपके भविष्य की सुरक्षा का आधार है। सही निवेश रणनीति के जरिए आप न केवल अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक तनाव से भी मुक्त रह सकते हैं। जरूरी यह है कि आप जानकारी के साथ सोच समझकर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश करें। यही सोच आपको एक मजबूत और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाती है। अध्याय 5 है फाइनेंशियल एजुकेशन। वित्तीय सफलता केवल पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि उसे सही तरीके से समझने, संभालने और बढ़ाने से आती है। बंधन न करना नुकसानदायक हो सकता है। समझदारी से लिया गया लोन आपकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, जबकि अनजाने में लिया गया कर्ज आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल सकता है। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करने से आपको सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इसका गलत उपयोग आपको डेब्ट ट्रैप में भी फंसा सकता है। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती है। यह शिक्षा हमें न केवल पैसों का सही उपयोग करना सिखाती है, बल्कि हमें आर्थिक रूप से सशक्त और स्वतंत्र बनाती है। जो व्यक्ति फाइनेंस की बेसिक समझ रखता है, वह हर स्थिति में सोच समझकर निर्णय ले सकता है और एक सुरक्षित भविष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। अध्याय 6 है कर्ज। कर्ज लेना आज के समय में आम बात हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कर्ज फायदेमंद होता है।
कर्ज को समझदारी से उपयोग करना बहुत जरूरी है, वरना यही चीज व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है। कई लोग बिना सोचे समझे केवल सुविधा के लिए लोन या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, जो बाद में उनके लिए एक बोझ बन जाता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कर्ज से पूरी तरह बचना ही समाधान नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग और नियंत्रण जरूरी है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आज की जीवन शैली में काफी आम है, लेकिन इसका उपयोग केवल जरूरत के समय और सोच समझकर करना चाहिए। यह कोई मुफ्त पैसा नहीं, बल्कि एक बंधन है जो समय पर भुगतान की मांग करता है। अगर आप समय से पेमेंट नहीं करते हैं, तो भारी ब्याज दरें और पेनल्टी आपको फाइनेंशियल प्रेशर में डाल सकती हैं। इसका मतलब यह है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब आप पूरे विश्वास से यह कह सकें कि आप उसका बिल समय पर चुका पाएंगे। कर्ज दो प्रकार का होता है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वह होता है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाता है, जैसे एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन, जो आपकी स्किल या इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। यह कर्ज आपकी प्रोडक्टिविटी में निवेश की तरह होता है। जब इस तरह का कर्ज लिया जाता है, तो उसे एक रणनीतिक फाइनेंशियल डिसीजन के रूप में देखा जा सकता है, न कि एक बोझ के रूप में। इसके विपरीत बुरा कर्ज वह होता है जो केवल खर्च करवाता है और आपकी इनकम पर दबाव बढ़ाता है। पर्सनल लोन लेकर पार्टी करना या महंगे गैजेट्स की EMI लेना ऐसे कर्ज हैं जिनका कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिटर्न नहीं होता। यह सिर्फ आपकी तात्कालिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन लंबे समय में आपके बजट और सेविंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कर्ज से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को असंतुलित कर सकते हैं। कर्ज का सही प्रबंधन आपकी आर्थिक सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। बिना प्लानिंग के लिए गया कर्ज, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपकी मानसिक शांति और भविष्य की योजनाओं को बिगाड़ सकता है। अगर कभी कर्ज लेना ही पड़े तो पहले यह मूल्यांकन करें कि क्या वह कर्ज आपको कोई एसेट या वैल्यू देगा या सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। आखिर में कर्ज से डरना नहीं है, बल्कि इसे समझदारी से उपयोग करना है। आर्थिक सफलता केवल पैसे कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने से मिलती है। कर्ज भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप इसे ज्ञान, अनुशासन और स्पष्ट उद्देश्य के साथ उपयोग करते हैं, तो यह आपको आगे ले जा सकता है। लेकिन यदि आप इसमें लापरवाह होते हैं, तो यही कर्ज आपको पीछे धकेल सकता है। इसलिए विवेकपूर्ण निर्णय ही आपको फाइनेंशियल रूप से सशक्त बना सकता है। अध्याय 7 है जल्दी शुरू करना। निवेश की दुनिया में समय ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जितना जल्दी कोई व्यक्ति निवेश की शुरुआत करता है, उतना ही अधिक लाभ उसे लंबी अवधि में मिलता है। यह लाभ केवल रकम के आधार पर नहीं होता, बल्कि उस समय के कारण होता है जो पैसे को बढ़ने का मौका देता है। यही वह ताकत है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग का असर तब सबसे ज्यादा होता है जब निवेश को समय के साथ छोड़ा जाता है और उसके फल का फल भी फिर से बढ़ने लगे। यही कारण है कि जल्दी शुरुआत करना किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की रीढ़ की हड्डी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश शुरू करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि निवेश की आदत ज्यादा जरूरी है, ना कि राशि। 1000 रुपए प्रति माह का नियमित निवेश भी लंबी अवधि में बड़ा फंड बना सकता है। फर्क तब पड़ता है जब इसे लगातार और अनुशासन के साथ किया जाए। समय के साथ जब यह राशि बढ़ती है और कंपाउंडिंग उस पर काम करने लगती है, तो इसका असर आश्चर्यजनक होता है। यह एक धीमी शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसका अंत काफी प्रभावशाली हो सकता है। जल्दी निवेश की शुरुआत का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि व्यक्ति को जोखिम लेने के लिए अधिक समय मिलता है। कम उम्र में जब जिम्मेदारियां कम होती हैं, तब जोखिम सहने की क्षमता अधिक होती है।
इस समय का उपयोग करके व्यक्ति उन निवेश साधनों में जा सकता है जो समय के साथ अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, भले ही शुरुआत में थोड़े अस्थिर हों। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है और जिम्मेदारियां आती हैं, तब सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करना स्वाभाविक होता है। इसलिए शुरुआती उम्र में जोखिम वाले लेकिन उच्च रिटर्न वाले विकल्पों को चुनना बुद्धिमानी मानी जाती है। इसके अलावा जल्दी निवेश शुरू करने से व्यक्ति में फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी विकसित होता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से निवेश करता है तो वह अपनी खर्च करने की आदतों पर नियंत्रण रखता है और एक फिक्स्ड फाइनेंशियल रूटीन बनाता है। यह रूटीन ही भविष्य में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की नींव बनता है। निवेश केवल पैसे की बात नहीं है, यह सोच और व्यवहार की बात है और यह दोनों आदतें समय रहते डालनी होती हैं। कंपाउंडिंग को अक्सर 8वां अजूबा कहा गया है, लेकिन इसका लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जो जल्दी शुरुआत करते हैं। अगर शुरुआत देर से होती है तो भले ही निवेश की राशि बड़ी हो, वह प्रभाव उतना नहीं होता जितना समय का होता। इसलिए यह जरूरी है कि निवेश को टालने के बजाय तुरंत शुरू किया जाए। इससे न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलती है बल्कि आत्मविश्वास भी आता है कि भविष्य को लेकर एक ठोस योजना है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से ताकतवर बनना चाहता है तो उसे इंतजार नहीं करना चाहिए कि उसकी इनकम बढ़े या बड़ी राशि हाथ में आए। शुरुआत किसी भी छोटी रकम से की जा सकती है, बस वह शुरुआत समय पर होनी चाहिए। यही निवेश की असली ताकत है। समय पर उठाया गया छोटा कदम जो भविष्य में बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। अध्याय 8 है फैमिली फाइनेंस और इंश्योरेंस। वित्तीय योजना केवल व्यक्तिगत स्तर पर सीमित नहीं होती बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा परिवार से जुड़ा होता है। जब एक व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहा होता है तो उसके निर्णय केवल उसकी जिंदगी को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। इसीलिए फैमिली फाइनेंस की प्लानिंग बेहद सोच समझकर करनी चाहिए और इसमें सुरक्षा और स्थिरता दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में इंश्योरेंस यानी बीमा की भूमिका सबसे अहम होती है। टर्म इंश्योरेंस परिवार की आर्थिक सुरक्षा का आधार है। यह एक ऐसा साधन है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है। जब कोई कमाने वाला सदस्य अचानक दुनिया छोड़ देता है तो उसके बाद परिवार की आर्थिक हालत डगमगा सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए टर्म इंश्योरेंस एक साधारण लेकिन प्रभावी उपाय है। यह बीमा कम प्रीमियम में अधिक कवरेज देता है, जिससे मृत्यु के बाद परिवार की जरूरतें पूरी हो सके और उनके जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है जितना टर्म इंश्योरेंस। आज के समय में इलाज की लागत बहुत बढ़ गई है और एक सामान्य बीमारी भी आपकी सेविंग्स को प्रभावित कर सकती है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी अचानक सामने आ जाए और व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस न हो तो वह आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस व्यक्ति और परिवार दोनों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जिससे इलाज की चिंता किए बिना जरूरी चिकित्सा सुविधा प्राप्त की जा सके। फैमिली फाइनेंस का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्लानिंग। इसमें बच्चों की शिक्षा, शादी, घर खरीदना और रिटायरमेंट जैसे बड़े लक्ष्य आते हैं। यह सब खर्च समय के साथ निश्चित रूप से सामने आते हैं, लेकिन अगर इनकी योजना पहले से बनाई जाए तो यह बोझ कम हो सकता है। हर एक लक्ष्य के लिए अलग फंड या इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करना समझदारी की निशानी होती है। इससे न केवल लक्ष्यों को आसानी से हासिल किया जा सकता है, बल्कि जीवन में किसी मोड़ पर अचानक पैसों की कमी भी नहीं आती। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान वो होता है जिसमें बचत, निवेश, सुरक्षा और लक्ष्य सभी शामिल हो। जब व्यक्ति अपने परिवार के भविष्य को लेकर गंभीर होता है तो वह केवल आज की जरूरतें नहीं देखता बल्कि आने वाले सालों की भी तैयारी करता है।
बीमा और दीर्घकालिक योजना दोनों मिलकर एक मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार करते हैं, जो किसी भी संकट या चुनौती का सामना कर सकता है। अतः फैमिली फाइनेंस केवल खर्चों को मैनेज करना नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। अपने प्रियजनों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने की यह जिम्मेदारी तभी पूरी हो सकती है जब प्लानिंग समय पर और सोच समझकर की जाए। एक संतुलित और सुरक्षित फाइनेंशियल प्लान ही परिवार को न सिर्फ वर्तमान में संतुलन देता है, बल्कि भविष्य में भी आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाता है। पैसा जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल जरूरतों को पूरा करना या इच्छाओं को साकार करना नहीं है। यह एक ऐसा टूल है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति को आजादी, आत्मसम्मान और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति धन के प्रति अपनी सोच को बदले और उसे नियंत्रित करना सीखे। जब तक व्यक्ति पैसे के पीछे भागता रहेगा, वह कभी भी संतुलित और सशक्त जीवन नहीं जी पाएगा। असली लक्ष्य होना चाहिए कि पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम सारा जीवन पैसे के लिए काम करते रहें। धन को लेकर सही मानसिकता बनाना सबसे पहले और जरूरी बात है। अगर कोई व्यक्ति पैसे को केवल खर्च की चीज मानता है या उससे डरता है, तो वह कभी भी धन का वास्तविक लाभ नहीं उठा सकता। सही सोच यह है कि पैसा एक माध्यम है, एक साधन है जो जीवन को बेहतर बना सकता है। यह साधन तभी उपयोगी बनता है जब हम उसे समझें, उसका सम्मान करें और उसके साथ सही व्यवहार करें। समझदारी से की गई बचत और निवेश एक मजबूत वित्तीय भविष्य की नींव होती है। केवल बचत करना ही काफी नहीं, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि बचाया गया पैसा कहां और कैसे लगाया जाए ताकि वह समय के साथ बढ़ सके। कंपाउंडिंग की ताकत, सही समय पर निवेश की शुरुआत और जोखिम रिटर्न का संतुलन, यह सभी बातें एक सशक्त फाइनेंशियल योजना की दिशा में व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। इसके साथ ही फाइनेंशियल अनुशासन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी योजना को तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक उसमें अनुशासन ना हो। नियमित रूप से बजट बनाना, अनावश्यक खर्चों से बचना, जरूरी इंश्योरेंस लेना और दीर्घकालिक लक्ष्यों की तैयारी करना, यह सभी आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती हैं। अनुशासन के बिना चाहे कितनी भी आय क्यों न हो, धन स्थायित्व नहीं हो पाता। जब व्यक्ति इन तीनों बातों, सही मानसिकता, समझदारी से निवेश और वित्तीय अनुशासन को अपने जीवन में उतारता है, तभी वह सच्चे अर्थों में धन प्रबंधन की कला को समझता है। यह कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे अपनाकर व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य तैयार कर सकता है। धन का सही उपयोग वही है जो व्यक्ति को चिंता से मुक्त कर सके, उसके सपनों को पूरा करने का माध्यम बन सके और उसे आत्मनिर्भर बना सके। इसलिए धन को साधन माने, न कि साध्य। पैसा हमारे नियंत्रण में हो, न कि हम उसके। यही है सही फाइनेंशियल सोच, यही है असली स्वतंत्रता की राह।